नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। चीन के पास हिंदुस्तान ने बिछा दिया है जाल। ऐसी सुरंग का निर्माण किया है जो बनेगी दुश्मनों की काल। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल हथियार ही काफी नहीं होता, बल्कि टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। ऐसे रोड हों, ऐसे ब्रिजेस हों जिस पर से सेना हर मौसम में बड़े ही आसानी से गुजर सके। और ये कर दिखाया है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। लद्दाख में विकास और सुरक्षा को नई गति, नई स्पीड मिल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह के श्योक क्षेत्र में बन चुकी रणनीतिक श्योक टनल का उद्घाटन कर दिया है। एलएसी के पास बनी श्योक टनल साल भर कनेक्टिविटी देगी और सेना की तेजी से मूवमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कठिन मौसम हो, बर्फबारी हो, इस मौसम में भी दूर दराज के गांवों तक, सैन्य ठिकानों तक पहुंचना पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी वो श्योक टनल जो अब सेना और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगी। अंदर से कैसी दिखती है, एलएसी के पास किस स्पीड से हिंदुस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैलाया है, -20 डिग्री की टेम्परेचर में भी, इस भीषण ठंड में भी 13,500 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख से, ये रिपोर्ट आप देखें सिर्फ इंडिया टीवी पर। ये सुरंग नहीं, दुश्मनों का काल है। चीन से सटे इलाके में बिछ गया जाल है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना का कमाल है। दुश्मन एलओसी की तरफ से हमला करे या एलएसी की तरफ से युद्ध छेड़े, भारत हर सूरत में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। -20 डिग्री की ठंड और 14,000 फीट की ऊंचाई, भारत ने वो कर दिखाया है जिससे एलएसी पर पूरा खेल बदलने वाला है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हुए रास्तों में बना श्योक टनल है। श्योक टनल कोई आम सुरंग नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बेहद अहम टनल है। श्योक टनल लद्दाख के श्योक नदी पर बनाया गया है। जब यह टनल नहीं बनी तो उस दौरान नदी में उफान आने के बाद ये पूरा रास्ता 2 से 3 महीने तक ब्लॉक हो जाता था। आम लोगों के साथ साथ ट्रूप मूवमेंट में भी बेहद मुश्किल आती थी। लेकिन अब 920 मीटर की यह टनल भारतीय सेना के लिए वरदान साबित होगी। यह सुरंग साल भर कनेक्टिविटी दी और सेना की तेजी से मूवमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होगी। श्योक टनल को 2 हिस्सों में बनाया गया है। टनल का पहला हिस्सा 520 मीटर का है। इसके बाद बीच में 25 मीटर का ब्रिज है। फिर टनल का दूसरा हिस्सा 400 मीटर का है। कुल मिलाकर पूरी टनल 920 + 25 यानी 945 मीटर का है। ये काराकोरम रेंजेस है और यहाँ से करीबन 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार का सबसे ज्यादा जोर लद्दाख और 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय तापमान -15 डिग्री है। ऐसे में ये स्ट्रेटेजिक रोड जो कि दौलत बेग ओल्डी जाता है, इसे DSDBO रोड कहते हैं, यानी दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये करीबन 250 किलोमीटर का रोड है। इस रोड पर अलग अलग टनल्स तैयार किए गए, उसके अलावा ब्रिजेस तैयार किए गए और रोड को और पक्का किया गया। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रोड है, इसीलिए ये श्योक टनल का तैयार किया गया है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पत्थर हैं, ये करीबन 2 से 3 महीने ऐसे गिरते थे बारिश और स्नो वेदर यानी ठंड के वेदर में, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरा रुक जाता था और रुकने के बाद यहाँ पर बहुत ही मुश्किल का सामना ट्रूप मूवमेंट और उसके अलावा यहाँ के सिविल लोगों को करना पड़ता था। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखें तो श्योक टनल इस समय बन के तैयार है। ये कुल मिला के 7 मीटर इसकी ये चौड़ाई है और 7.5
मीटर इसकी यहाँ पे लंबाई है, यानी आसानी से इसके अंदर से भारतीय सेना का ट्रूप मूवमेंट हो सकता है। पहले इसकी तस्वीर इस तरह थी, जब भी ये रास्ता यहाँ पर डैमेज पूरी तरह से, जब मौसम खराब होता था तो यहाँ पे पत्थर गिरते थे, जिसकी वजह से रास्ता पूरा का पूरा खराब हो जाता था। इसे लेथली आर्क कट एंड कवर टनल कहते हैं। उसकी वजह हम आपको बता दें कि इसे काटा गया, जो पहाड़ है उसको काटकर अलग किया गया और फिर उसके बाद इस पूरी टनल को तैयार किया गया। इस टनल से आसानी से भारतीय सेना या फिर मिलिट्री, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका मूवमेंट हो सकता है। टैंक हो, आर्टिलरी गन आसानी से मूव कर सकते हैं और बिना किसी सैटेलाइट के नजर में आए बिना। ये कुल मिला के जो इसकी चौड़ाई है वो यहां से लेकर इधर तक 7 मीटर है और जो लंबाई है ऊपर तक वो 7.5 मीटर है। ये एक स्ट्रेच करीबन 520 मीटर का है। फिर उसके बाद एक 25 मीटर का एक ब्रिज है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, क्योंकि श्योक रिवर उधर से बहती है। और फिर उसके बाद 400 मीटर आगे है। हम आपको ये भी बता दें, ये स्ट्रेटेजिक टनल है जिसको बनाया है रिकॉर्ड टाइम में, यानी कुल मिला के 24 महीने के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाकर तैयार कर दिया है। श्योक टनल के शुरू होने से दुर्मुख श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड अब पूरे साल चालू रह सकेगी। DSDBO रोड भारत के लिए सबसे रणनीतिक सड़कों में से एक है, जो लेह से दुर्मुख और श्योक गांव होते हुए सीधे दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। यह सड़क LAC के बेहद नजदीक चलती है, इसलिए चीन के साथ तनाव के समय इसका महत्व और बढ़ जाता है। जो लद्दाख है वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले भी मैंने बताया है कि जो इसकी कनेक्टिविटी है, पहले हमारे पास में थ्रू जोजिला एक श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता था। फिर उसके बाद में ये उपशी से मनाली से होता हुआ उपशी का एक रास्ता है, जिसमें 4 पासेस हैं और इसमें हमेशा विंटर के दौरान ये स्नो बाउंड हो जाती है और ये यहाँ पे इसको ये दोनों रास्ते हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी जो तीसरा रास्ता है जो नीमू पदम दारचा है, उसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बॉर्डर रोड्स ने पिछले साल इस पर शिंकुल्ला टनल था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने फर्स्ट ब्लास्ट किया था और नीमू पदम दारचा रोड जो है वो तकरीबन 298 किलोमीटर्स है और वो लेह के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम लेह तक पहुंचेंगे। और ये उसमें जब टनल बन जाएगा, ये शिंकुल्ला टनल 4 साल के अंदर ये शिंकुल्ला टनल बन जाएगा, तब हम देखेंगे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह के लिए बहाल होगी। यही नहीं, हम एक चौथा रास्ता उसकी भी प्लानिंग अभी चल रही है, जो तकलिंगला पास से होता हुआ सदन, यहीं से अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो हिमाचल प्रदेश से होता हुआ एक और रास्ते का भी अभी DPR अंडर प्रिपरेशन है। पहाड़ों के ऊंचे दर्रे अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी और एवलांच की वजह से बंद हो जाते हैं। इससे सैनिकों और सामान की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। नई श्योक टनल इस परेशानी को काफी हद तक दूर कर देगी। यह सैटेलाइट की नजर में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसे तैयार ही ऐसे किया गया है। आपने बताया ये श्योक टनल जो है ये एक कट एंड कवर टनल है। इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जो टनल होती है वो पहाड़ के बीच में से जाती है। ये एक ऐसा टनल है जो जैसे हम नॉर्मल रोड बनाते हैं तो पहाड़ के जो स्लोप है उसको काटते हुए हम जाते हैं और उसी पहाड़ के स्लोप में रोड बनती है। पर ये कट एंड कवर टनल का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ का ढलान इतना ही स्टीप है और उसमें रॉक फॉल और अवलांच का जब डर होता है तो हम उस रोड को कवर करते हैं। तो यानी हम कट करते हैं फिर उसको कवर करते हैं। ये जो हमारा हिमालयन जियोलॉजी है इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। 7.5 मीटर ऊंचाई और 7 मीटर इसकी लंबाई है। आसानी से ट्रूप मूवमेंट या हैवी जो व्हीकल्स हैं या उनके साथ जो बाकी आर्टिलरी गन्स और टैंक्स, इन सब को ले जाने के लिए सक्षम है। ये कैसा गेम चेंजर होगा और इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, आपने सही बोला, जो हम यहाँ पर खड़े हैं ये किलोमीटर 53 है और ये जो स्ट्रेटेजिक रोड है जिसको हम दुर्मुख श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बोलते हैं, ये टोटली 256 किलोमीटर है और
यहाँ से अगर हम 50 मीटर की दूरी पर श्योक नदी है और श्योक नदी में पानी का बहाव और जो टोटल फ्लो है और जो आजकल चेंज हमने देखा है कि इसमें पानी ज़्यादा आने लग गया है, तो इसके कारण इस रोड को एक तरीके से हमने और सक्षम बनाना है, जिसके लिए ऑलरेडी हमने प्लानिंग की है कि इसको रोड को हम डबल लेन करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि ये अगर किलोमीटर 53 है तो इसी रोड पे हम आगे चलते हुए किलोमीटर 120 पर गालवान का जो लोकेशन है फिर आगे जाकर के दौलत बेग ओल्डी आता है। तो ये स्ट्रेटेजिक और सामरिक दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्योक टनल कट एंड कवर तकनीक से बनाई गई है। ये 7 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर लंबा है। इसमें आसानी से टैंक, तोप और सेना की गाड़ियों के काफिले आ जा सकते हैं। श्योक टनल सड़क के उस हिस्से को बाईपास करती है जो लगातार एवलांच, लैंडस्लाइड और बाढ़ के खतरे में रहता है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। आज राजनाथ सिंह 5,268 करोड़ रुपए की लागत के 125 प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किए। उसमें सबसे अहम लद्दाख के 8 रोड, 30 ब्रिज और 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारतीय सेना के लिए बेहद अहम हैं। डीएसडीबीओ से लेकर चुमर तक इस समय अलग अलग जगहों पर ब्रिजेस तैयार कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाने वाले ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहां इस समय सेना, अर्धसैनिक बलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहीं यहाँ के सिविल लोगों के लिए जो कि वाइब्रेंट विलेजेस तक रहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी लेह से सीधा हो जाती है। तापमान इस समय माइनस में है, -15 से -20 डिग्री का तापमान है। जो ये पूरी नदी है वो फ्रीज हो चुकी है, चारों तरफ जमाव है, उसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का विंडो काफी कम मिलता है। और ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उससे निपटने की भी पूरी तैयारी होती है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है जो आने वाले और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 43 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साल कंप्लीट किए गए। उसके अलावा आने वाले टाइम के और प्रोजेक्ट्स हैं और इसी तरीके के ब्रिजेस तैयार किए गए हैं जिसके ऊपर से आसानी से टैंक, आर्टिलरी गन, ट्रूप मूवमेंट हो सकता है। उसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियां, यहाँ तक कि जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधाजनक है। इसीलिए ये सरकार का पूरा नैरेटिव और पर्सपेक्टिव है कि आने वाले समय में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन सभी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल दिया जाए ताकि सुचारू तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिसका सीधा असर और फायदा ऑल टेरेन रोड के तौर पर यहाँ के स्थानीय लोग और ट्रूप्स को हो सके। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड, खतरनाक पहाड़ी दर्रों और बर्फ से ढके ऊंचाइयों के बीच भारत ने अपनी पकड़ को और मजबूत बना लिया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के लद्दाख के सभी एरियाज में इस समय रोड, उसके अलावा टनल्स, ब्रिजेस को डेवलप किया जा रहा है और यही प्राथमिकता है। हम इस समय लुकुंग इलाके में हैं। ये पूरे रोड को डेवलप किया गया है। यहाँ पर इस रोड को एक्सटेंड करते हुए ये आप सोलर लाइट्स देखेंगे जिसे लगाया गया, तैयार किया गया ताकि यहाँ पे जो सिविल लोग हैं या फिर उसके अलावा ट्रूप मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। बोर्ड पर भी आपको दिखाई देगा जो चुशूल, हॉट स्प्रिंग, चारसे, ये सारे एरियाज अब कनेक्टेड है। जाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। माहे चुशूल रोड जो कि करीबन 77.62 किलोमीटर का है वो बनकर तैयार है। बेल्टी त्यू अनाला रोड वो बनकर तैयार है। चुशूल डुंगटी फुक्शे डेमचौक रोड जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है वो करीबन 70
82.50 से लेकर 82.34 किलोमीटर तक बनकर तैयार है। उपशी सरचू रोड, उसके अलावा खालसर अगम श्योक रोड और हैनले से लेकर चूमर रोड जो कि 96 किलोमीटर का है, इन सब की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इसी तरीके की ये जो ब्लैक टॉपिंग दिखाई दे रही है, ये ब्लैक टॉपिंग की गई है। ऑल वेदर रोड है। इस समय तापमान -15 डिग्री है और इसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है, ताकि जो चाहे यहाँ के वाइब्रेंट विलेजेस हों, जिसमें फोबरांग, चुशूल, उसके आसपास के एरियाज हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय सेना, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है, ताकि सुचारू तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ तैयार करते हुए आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। एलएसी के उस पार चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। साल 2020 में हुए गलवान टकराव के बाद भारत ने भी चीन से लगे बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया है। भारत ने एक साल के अंदर 40 ब्रिज सिर्फ लद्दाख में तैयार किए हैं। याकलोग लुंगपा ब्रिज, चिलिंग लुंगपा ब्रिज, कृति चक्रवृत्ति और हॉट स्प्रिंग ब्रिज के अलावा माही चुसूल रोड भी शामिल है। हम इस समय काराकोरम रेंजेस के ठीक सामने हैं। ये जो ऊंची चोटियां हैं, ये दरअसल काराकोरम रेंजेस की हैं और इसके दूसरी तरफ एरियल डिस्टेंस के मुताबिक 30 से 35 किलोमीटर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की पोजीशन है। दरअसल यहाँ पर मौसम एक बड़ी डिफिकल्टी है। इस समय भी तापमान -15 डिग्री है। ऐसे में यहाँ पर कुल मिला के पिछले एक साल के अंदर 43 ब्रिजेस को तैयार किया गया है। 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाहे अंडरग्राउंड बंकर्स हों, अंडरग्राउंड टनल्स, उसके अलावा जो ब्रिजेस टनल है, उन सब का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जवानों के रहने के लिए पहले 50,000 एकोमोडेशन तैयार की गई थी, लेकिन अब उसे और बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हाल ही में जो तैयार की गई है रुद्र ब्रिगेड, उसका भी डेट यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसी तैयारी के साथ खासतौर पे जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं, उन सब से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ताकि यहाँ के ट्रूप मूवमेंट हो या फिर सिविल मूवमेंट, उन सबको इस इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा हो सके। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पर छिड़े सियासी घमासान के। मुर्शिदाबाद में आज भी बाबरी के नाम पर लोग इकट्ठा हुए। हुमायूं कबीर भी फुल एक्शन में दिखाई दिए। बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल है। मुर्शिदाबाद में बाबरी वाला प्रयोग हो रहा है, जो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनता जा रहा है। अब हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो 2026 का चुनाव AIMIM के साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी हुमायूं का बाबरी वाला चक्रव्यूह तोड़ पाना ममता बनर्जी के लिए चुनाव से पहले बड़ा चैलेंज बन गया है। सारा इंडिया का मुसलमान वो इमोशनल हो गया जो अगले दिन बंगाल में बेलडंगा में कोई मस्जिद बन रहा। बाबरी फिर जिंदा, शहर शहर गदर छिड़ा। हुमायूं का बाबरी वाला प्रयोग, ममता पर मुस्लिम वोट की चोट। इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद ही बनेगी। हुमायूं के साथ असदुद्दीन ओवैसी, भड़केगी बंगाल की राजनीति।
कि बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी की वो नींव रख दी गई है जिस पर बंगाल की सियासत की इबारत लिखी जाएगी। बाबरी मस्जिद बनाने का काम तेज हो गया है। आज भी मुर्शिदाबाद में लोगों की भीड़ उमड़ी है। दूर दराज से लोग ईंट लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। अब यहीं बन रहा है और बनेगी। और उसी तारीख में आप लोग सभी लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए। हम भी यूपी से आए हैं। आज 4-5 दिन से सुन रहे थे मगर ट्रेन पकड़ा और आए यहाँ। हमने कहा जाएंगे जरूर देखने के लिए कहाँ पर मस्जिद बन रहा है और इंशाल्लाह पहुँच गए और देख भी लिया। हाँ, बहुत भीड़ था उस दिन। आज भी हम आए हैं। यहाँ के आदमी बहुत हिम्मती हैं और इंशाल्लाह जो कहा वो करके दिखाया। 26 का चुनाव में जिस तरह से दीदी का सरकार भ्रष्टाचार और चोरी चमारी रेती का जिस तरह से उन लोग घपला किया हुआ है, आगे 26 का चुनाव में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये चुनाव में पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी सीट उनको मिलने वाला है ही नहीं है। उनका पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बाकी रही दूसरी बात, मुस्लिम के साथ उन्हें खिलवाड़ ज्यादा कर रहा है। देखिए, वक़्फ़ आइन बिल के लिए उन लोग लड़ाई किया, फिर भी उन लोग फिर वक़्फ़ आइन का उन लोग समर्थन दे दिया है। समझ ना, SIR का भी उन्हें समर्थन दे चुका है। तो इसके कारण ममता दीदी जो है हमेशा मुस्लिम के खिलाफ में काम कर रही है वो। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुस्लिम उम्मत जाग चुका है। सारा मुर्शिदाबाद तथा पूरा पश्चिम बंगाल का मुस्लिम जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाला 26 का चुनाव में उनको सुपड़ा साफ करके उनको यहाँ से विदाई करके हम लोग भेजेंगे इंशाअल्लाह। हुमायूं कबीर साथ हूँ हम लोग सब साथ है हुमायूं कबीर के साथ। पूरा मतलब मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सारा हुमायूं कबीर के साथ है। 22 तारीख अगले 22 तारीख को चुनाव है। मतलब पार्टी का कौन सा पार्टी का मतलब रखना है वो अगले 22 तारीख को वो पार्टी अपना उद्घाटन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो 22 तारीख को हम लोग पूरा मुर्शिदाबाद में उसका झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बंगाल की पॉलिटिक्स बाबरी वर्सेज राम मंदिर हो गई है। मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। शिला पूजन हो चुका है। जिस जगह मंदिर बनेगा वो साइट हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद से महज 11 किलोमीटर दूर है। यानी इस बार के बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद सेंटर में होगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुमायूं कबीर पूरे जोश में है। उनको मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है। कई लोग कल भीड़ की वजह से नींव रखने की जमीन पर नहीं पहुंच पाए थे, वो आज इस जमीन पर पहुंचे और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटें रखी। 26 का चुनाव में जो होगा वो तो ममता दीदी को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ममता दीदी को मैं एक ही वार्ता भेजना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा ही मिलेगी। तो इसका मतलब ममता दीदी को जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब ममता दीदी को क्या होने वाला है उस हुमायूं कबीर, सिर्फ हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया जिसका मतलब है मिर्जापुर, वो किया हम लोग का साथ। इतना बड़ा मैं बात कर दिया। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर बंगाल समेत पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी कह रहे कि हुमायूं कबीर ममता के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसको सस्पेंड करके इसको सुविधा कर दिया अपना पार्टी को। ये तो आईवॉश किया पूरा। एक्चुअली ये लोग पूरा मुसलमान वोटों को एक साथ कर रहा है और दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना जोर है। और खुद बोल रहे हैं कि पूरा भारत में 40 करोड़ है तो बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब ये पूरा मुसलमान वोट को इकट्ठा कर रहा है और ममता बनर्जी को मुसलमान वोट चाहते हैं और थोड़ा सा हिंदुओं का जैसा जगन्नाथ मंदिर किया है ऐसा दिखाने के लिए, हिंदुओं के ऊपर सब दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमान वोट इकट्ठा होगा और हुमायूं कबीर को अपना घर पे वापस करेंगे। ये अगर उसका हिम्मत होता तो ऐसा जो चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या आज वो रोक नहीं सकते थे, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? ममता बनर्जी सस्पेंशन का नाटक कर रहे हैं। आज
उसने खुद बोल दिया हुमायूं कबीर ने कि 2 एमएलए अगर जीतेंगे तो ममता बनर्जी जैसे जमाई को आदर सम्मान के साथ बैठाते हैं ना घर के, ऐसे लेके जाएगी ममता बनर्जी, खुद बोल दिया। तो ये विषय है कि ममता बनर्जी खुद को हिंदू हितैषी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बना के कोशिश किया कि हिंदू वोट उनको नहीं मिल रहा है, उस हिंदू वोट को काटने के लिए बीजेपी से प्रयास है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। और बंगाल की और देश की जनता कभी बाबरी मस्जिद को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप मस्जिद बनाओ, अपने नाम से नाम दो, अपने पिताजी के नाम से नाम दो, जो मर्जी नाम दो। बंगाल की सियासत अब बाबरी के इर्द गिर्द घूम रही है। टीएमसी को बाबरी प्रयोग में बीजेपी का हाथ नजर आ रहा है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। में कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। टीएमसी बीजेपी के आरोप एक तरफ, लेकिन आंकड़े पर अगर नजर डालें तो जिस तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा है, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में ममता को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% हो गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिले थे। यानी दीदी को फिर से बंगाल फतेह के लिए मुस्लिम वोट चाहिए ही चाहिए। लेकिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करने के बाद मुस्लिम वर्ग के लोग ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और बीजेपी भी मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खतरनाक कदम, जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बाबरी का जिन बंगाल से लेकर तेलंगाना तक पहुंच गया है। मुस्लिम संगठन तहरीके मुस्लिम शबनम ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। यह मस्जिद ग्रेटर हैदराबाद में बनाई जाएगी। बाबरी मस्जिद की 33rd डेमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। एक जंग बंगाल में बाबरी को लेकर है तो दूसरी जंग मिसाइलों, रॉकेट्स और तोप गोलों से भारी तबाही की है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच 1370 दिनों से भीषण जंग जारी है। जंग रुकवाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये युद्ध खत्म होने के बजाय भड़कते ही चला जा रहा है। इस महाविनाशक युद्ध ने उस वक्त भयंकर रूप ले लिया जब रूसी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। खतरनाक मिसाइलों, टोही ड्रोन समेत बॉम्बर से रूस ने यूक्रेन में कैसे तबाही मचाई। पूर्वी यूक्रेन के करीब 80% शहरों पर कब्जे के बाद अब पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को क्यों निशाना बना रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। मिसाइलें और रॉकेट दनादन आग उगल रहे हैं। तोपों और गैजेट बमों से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। भीषण हवाई हमलों से पूरे इलाके में भारी तबाही हो रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पहल हो रही है, तो दूसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। महाविनाश की ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है।
बीती रात को रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए। आसमान से लगातार बरसते बम गोलों से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। रूस अब यूक्रेन के पावर स्टेशनों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से अटैक कर यूक्रेन को दहला दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के 29 ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। ज्यादातर हमले पावर स्टेशनों और दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के 8 एनर्जी फैसिलिटीज तबाह कर दी गई। इन हमलों से राजधानी कीव, खार्किव, खेरसॉन, डिनेप्रो जैसे इलाके में बिजली पानी की आपूर्ति चरमरा गई। तबाही का ये मंजर यूक्रेन के खेरसॉन का है, जहां रूसी सेना ने हमला तेज कर दिया है, जिससे यूक्रेन का ये शहर तबाह हो गया है। रूसी सेना खेरसॉन के थर्मल पावर प्लांट को निशाना बना रही है। पुतिन की आर्मी ने खेरसॉन के सेंट्रल हीटिंग पॉइंट को तबाह कर दिया। पावर पॉइंट को ध्वस्त करने के लिए रूस ने 100 से ज्यादा बम बरसाए, जिससे पावर प्लांट की कई यूनिट्स तबाह हो गई। खेरसॉन पावर प्लांट पर हमले से हजारों लोगों पर असर पड़ा। करीब 40,000 परिवारों की बिजली गुल हो गई। सैन्य रणनीति के तहत रूस अब यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बना रही है। इसका मकसद युद्ध लड़ने की क्षमता और मनोबल को कमजोर करना है। ऊर्जा सेंटरों पर हमले से बिजली की आपूर्ति बाधित होती है। बिजली जाने से सेना से जुड़ी कई इकाइयां भी प्रभावित होती हैं, जिससे उनके कार्य पर असर पड़ता है। सेना का कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक और कारखानों का संचालन मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन जैसे ठंडे देश में बिजली के जरिए घर घर में हीटर का इस्तेमाल होता है। बिजली जाने पर हीटिंग के अभाव में आम लोग परेशान हो जाते हैं। इससे लोगों का सरकार पर दबाव बनता है। एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाओं को तबाह करने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को रूस बुरी तरह से तोड़ देना चाहता है। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के शहर ज़ेपोरिज़िया की हैं, जहां रूसी तोपों से जमकर तबाही हुई। ज़ेपोरिज़िया के इस इलाके में यूक्रेनी सेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन रूसी सेना ने तोपों से इतने गोले बरसाए कि सब कुछ तबाह हो गया। रूसी सेना के वोस्तोव बटालियन के सैनिकों ने टोही ड्रोन के जरिए यहां ताबड़तोड़ अटैक किया, जिससे यूक्रेनी सेना का यह किला ध्वस्त हो गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेनी सैनिकों को अपना किला छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन फतह के लिए रूसी सेना पूरे रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ये रूस के आर्मी के टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स है। रूसी सैनिकों की यह खास यूनिट दुश्मन के ड्रोन समेत हवाई हमलों को आसमान में ध्वस्त कर देती है। तस्वीरों में देखिए रूसी बैटल ग्रुप की ये टॉर M2 यूनिट्स दुश्मनों के ड्रोन्स को कैसे हवा में उड़ा देती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का राडार जैसे ही ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है, मिसाइल तेजी से उड़ता है और दुश्मन के ऑब्जेक्ट को हवा में ही नष्ट कर देता है। रूसी सैनिकों के इस खास यूनिट्स ने यूक्रेन के 6 हमलावर ड्रोन समेत दूसरे हथियारों को ध्वस्त कर दिया है। यह है रूसी सेना का थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया इलाके में यह कहर बरपा रहा है। लॉन्चर से आग उगलते हुए विनाशकारी रॉकेट्स निकल रहे हैं और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बना रही है। ज़ेपोरिज़िया के गुलियाईपोल शहर के पास यूक्रेनियों का गढ़ था, लेकिन रूसी सेना ने यहां ऐसा आग उगला कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। रूसी सेना ने रॉकेट हमले से यूक्रेनी गढ़ को नष्ट कर दिया। रूस इस बार यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला कर रहा है और ड्रोन्स के साथ ही ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहा है। कीव, खेरसॉन, नीपर, ओडेशा समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस अपनी तबाही का कहर बरपा रहा है।
रूस अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन पर प्रहार कर रहा है। रूस अपने सबसे घातक किंजल मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहा है।